Complete Edu. It's all about learning. Hello students, welcome to NTSC Speed Up Test Series by Complete Edu. I am Manoj Bhargav and today we are going to solve the previous year question paper of 2019-20 subject chemistry. Let's see what type of questions are there. किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, है ना। चार ऑप्शंस में से सही आंसर कैसे पिकअप करना है, इन सब ट्रिक्स को सीखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, निम्नलिखित में से तत्व का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन नंबर वन इज वाटर, ऑप्शन नंबर वन इज वाटर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज अमोनिया, option number C is salt and option number D is iron and you have to choose the element। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न ऑप्शंस में से एलिमेंट कौन सा है, तत्व कौन सा है। तो अपने को सबको पता होना चाहिए व्हाट इज एलिमेंट, जिसमें सभी एटम सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स, अलग अलग एटम्स नहीं होने चाहिए। कंसीडर कर लेते हैं, है ना। डायरेक्ट आंसर देखते ही पता लगता है आयरन, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, सारे एटम एक ही टाइप के हैं, आंसर इज डी। कैसे पता लगा, ऑप्शंस चेक कर लो सारे। वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, सेपरेट सेपरेट एटम्स, हाइड्रोजन डिफरेंट, ऑक्सीजन डिफरेंट एटम। अमोनिया फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। सॉल्ट NaCl और MgCl2 और कोई भी सॉल्ट बोल दे तो उसमें अलग अलग एटम प्रेजेंट होंगे। बट इन ए पीस ऑफ आयरन यू ओनली हैव द एटम ऑफ आयरन्स, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, और ऑल एटम्स आर ऑफ सेम टाइप आर नोन एज एलिमेंट। बस यही बेसिक बात याद रखनी है। एलिमेंट और कंपाउंड में यही तो फर्क होता है। अगर सारे एटम एक ही टाइप के हैं दे आर नोन एज एलिमेंट्स, और अलग अलग टाइप के एटम्स अगर फिक्स्ड रेशो में अटैच हैं दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, और मैंने चार ऑप्शन बाद में एक्सप्लेन भी कर दिए आपको सेम टू सेम। देखते ही आंसर आ जाता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का सेम टाइप के सभी एटम्स हों दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, और अलग अलग टाइप के एटम्स हों लेकिन फिक्स रेशो में हो दैट आर कॉल्ड कंपाउंड्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओजोन अणु में ऑक्सीजन की परमाणुकता है, एटोमिसिटी इसने पूछी है, एटोमिसिटी ऑफ ओजोन, OZONE, ओजोन की एटोमिसिटी कितनी है, उसमें कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। बड़ा ही सिंपल है। ओजोन का फॉर्मूला कितना होता है O3, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3, तो 3 एटम्स मेक द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी 3। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपको ओजोन का फॉर्मूला पता है O3 तो आप इसकी एटोमिसिटी इजीली क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी 3, उसकी परमाणुकता है 3। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 0.36 ग्राम वाटर में प्रेजेंट मोल्स की नंबर फाइंड करनी है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.36 ग्राम H2O। कहता 0.36 ग्राम आपको वाटर दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन है 0.1 मोल, दूसरा ऑप्शन है 0.2 मोल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 0.01 मोल, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 0.02 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है, सिंगल। नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज इक्वल्स टू वेट अपॉन में मोलर मास। वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितने ग्राम, 0.36 ग्राम। मोलर मास किसका, H2O का, ऐड करके आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना मोलर मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन के लिए मोलर मास कितना आएगा 2। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो 16 + 2 टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो आपके पास वाटर का मोलर मास आता है 18, वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 36, मोलर मास आपने फाइंड कर लिया कितना हो गया 18। ये पॉइंट रिमूव कर देंगे तो अपॉन में 2 zeros आ जाएंगी 100, और कट कर दो सिंपल सा 18 to the 36, आंसर आएगा 2 अपॉन में 100 या फिर 0.02 मोल्स, 0.02
मोल्स। कौन सा ऑप्शन है आपके पास? 0.02 वाला, 4 नंबर। किसी भी चीज के, कंपाउंड के, एलिमेंट के, सब्सटेंस के, मैटर के अगर नंबर ऑफ मोल्स n फाइंड करने हैं तो एक ही फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल। उसका ग्राम में वेट है ना, वेट अपॉन में उसका मोलर मास, जो उसके फॉर्मूला मास को ऐड करके आ जाता है ना। मास नंबर अगर सब एलिमेंट्स के ऐड कर दो तो वेट अपॉन में मोलर मास। वेट आपको गिवन था 0.36 ग्राम, मोलर मास आपने फाइंड कर लिया 18 और 0.36 में 18 का डिवाइड कर दिया, सिंपल सी कैलकुलेशन, आंसर आ गया आपके पास 0.02 मोल्स। 0.36 ग्राम वाटर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहता कैंसर रोग के उपचार में प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज इन द क्योर ऑफ कैंसर। कैंसर का अगर किसी को है और उसका इलाज करना है आपको, तो कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आयोडीन 131, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कोबाल्ट 60, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सोडियम 24 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास क्लोरीन 37। तो डायरेक्ट डाटा याद होना चाहिए, कैंसर का इलाज किससे करते हैं? कोबाल्ट 60 से। बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस की भी। कोबाल्ट 60 तो पूछ ही लिया, आगे किसी के एग्जाम में कुछ और पूछ ले तो आपको सारे पता होने चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं आइसोटोप की। आइसोटोप्स क्या होते हैं? व्हाट आर आइसोटोप्स, या जिनको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। आइसोटोप या समस्थानिक क्या होते हैं? तो आप बताते हो ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल 6C12, 6C13, 6C14। देखो तीनों ही एटम कार्बन के हैं, साफ दिख रहे हैं। दिस इज कार्बन, दिस इज ऑल्सो कार्बन, दिस इज ऑल्सो कार्बन। तीनों के एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक नंबर 6, बट मास नंबर डिफरेंट है। इस कार्बन का मास नंबर 12 है, इसका 13 है, इसका कितना है? 14। तो एलिमेंट्स और एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको बोलते हैं समस्थानिक या आइसोटोप्स। और इनका डेली लाइफ में बहुत यूज है, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स में, टेक्निक्स में, इलाज में चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे आयोडीन 131, इस आइसोटोप का यूज करते हैं। एक बीमारी होती है गियोटर, या जिसको हिंदी में घेंगा या गलगंड रोग बोलते हैं। आयोडीन की कमी से ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। टीवी में ऐड भी आती है इसकी, देखी होगी आपने, है ना, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, वो वाली ऐड सी आती है। तो वही है आयोडीन 131, आयोडीन 131 वो आइसोटोप है जिसको गियोटर या गलगंड या घेंगा रोग के इलाज में क्या करते हैं? यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 अपनों ने क्वेश्चन में देख लिया। कोबाल्ट 60 कैंसर को क्योर करने में क्या आता है? काम में आता है। सोडियम मेटल का आइसोटोप है सोडियम 24। कौन सा आइसोटोप है? सोडियम 24। ये ब्लड से रिलेटेड टेस्ट और डिजीज में काम में आता है। और लास्ट है क्लोरीन 37। क्लोरीन 37 से सल्फर का एक आइसोटोप बनता है सल्फर 38, और सल्फर 38 को यूज करते हैं कोरोजन को डिटेक्ट करने में, कोरोजन डिटेक्टर के रूप में। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, चारों ऑप्शन से 4 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, सारे बता दिए मैंने, है ना। नेक्स्ट पेपर भी क्लियर हो जाएगा, खुदा न खास्ता किस्मत से कोई आ गया तो बता देना। आयोडीन 131 को कहाँ यूज करते हैं? गियोटर गलगंड रोग के उपचार में। कोबाल्ट 60 कैंसर को क्योर करता है। सोडियम 24 जो सोडियम 24 है वो ब्लड रिलेटेड डिजीज के टेस्ट में काम में आता है। क्लोरीन 37 से एक आइसोटोप सल्फर का बनता है सल्फर 38, और इसको यूज करते हैं कोरोजन डिटेक्टर के फॉर्म में। कार्बन के भी 3 यहाँ पे आइसोटोप लिखे पड़े हैं, इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटोप है 6C14, है ना, जिसको फॉसिल डेटिंग मेथड्स में यूज करते हैं। फॉसिल्स की एज अगर आपको पता करनी है तो कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 14, जिसकी हाफ लाइफ टाइम होती है 5770 ईयर्स। इससे आप फॉसिल्स की, जीवाश्मों की एज का क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल की संरचना में उप सह संयोजक बंधों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी 3। तो आपसे पूछा है नाइट्रिक एसिड, क्या पूछा है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, H एंड O एंड N डबल बॉन्ड O एंड यहाँ ये वाला बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट NO। एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इसने पूछा भी क्वेश्चन यही है, नाइट्रिक एसिड में
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होते हैं? जो एरो से लगा के बॉन्ड शो करते हैं, दोज बॉन्ड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और इस पूरी शेप में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रिक एसिड में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और अब ये कैसे आया, इसको पूरा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को देखो, कोई भी कंपाउंड की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर या कोई भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो उसमें ऑक्टेट रूल को ध्यान में रख के बनाते हैं कि किसी भी एटम के लास्ट या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अपने जानते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 ही है। पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन के पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर लिया, टोटल हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एटम आपके पास कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखो तो ऑक्सीजन होता है एटॉमिक नंबर 8 पे। एटॉमिक नंबर 8 इट मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 और 6। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, 8। अष्टक पूरा करने के लिए ना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 हैं, कितने और चाहिए, 2 और चाहिए। तो ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। देखो एक बॉन्ड तो इधर बना लिया और एक बॉन्ड इधर इस नाइट्रोजन के साथ, ये खुद का इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिया। ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इस ऑक्सीजन के देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4 और 2, 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तो ऑक्सीजन के खुद के ही हैं, है ना। यहाँ पे राउंड भी कर देता हूँ मैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खुद के हैं। ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया ऑक्सीजन ने, और ये भी 1 शेयर कर लिया, 6 और 2 शेयर कर लिए, टोटल कितने हो गए इसके पास 8। ऑक्टेट कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड एटम नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 5। 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने और चाहिए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की नाइट्रोजन करेगा शेयरिंग। इट मीन्स नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने वाला है। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड तो ये बना ही हुआ है पहले से, है ना। नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड यहाँ पे पहले से बना हुआ है, ये रहा, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन का पहले से बना हुआ है। और 2 बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ बना लिए, क्योंकि आपको पता है अपनों देख लिया पहले ही, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, दोनों के दोनों शेयरिंग में। तो नाइट्रोजन के टोटल कितने बॉन्ड्स बन गए, 1, 2, 3 बॉन्ड्स नाइट्रोजन के बन चुके हैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे कितने, 5। 3 बॉन्ड बना के 5 और 3 टोटल कितने हो गए, 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। बट स्ट्रक्चर में HNO3 3 ऑक्सीजन लगानी है। अभी तक 1 ऑक्सीजन और दूसरी 2 ही ऑक्सीजन अटैच हुई है, तीसरी ऑक्सीजन अभी और अटैच करनी है। तो देखो नाइट्रोजन 7 नंबर पे था, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या आगे यूज आगे, 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट पड़े हैं, ये रे, ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसका और ये 5वां, 4th and 5th। 3 इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्डिंग में आ गए, 1 बॉन्ड इधर बन गया और 2 बॉन्ड इधर बन गए, और नाइट्रोजन की ऑक्टेट भी कंप्लीट होगी। बट लास्ट जो ऑक्सीजन बची हुई है HNO3 वाली तीसरी ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑक्सीजन के पास वैलेंस में होते हैं 6, ऑक्टेट के लिए चाहिए 8, 2 और चाहिए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो नाइट्रोजन और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन नहीं लाएगा। अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, ये डोनेट कर देगा किसको, इस ऑक्सीजन को। और डोनेशन से जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट। तो एक ही बॉन्ड ऐसा है जो डोनेशन की वजह से बनने वाला है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड HNO3 में कितने होते हैं, 1। ऐसे आपको ना लुईस स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी। तो लुईस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर दोगे ना किसी दूसरे एटम की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप काउंट कर सकते हो किन बॉन्ड्स को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को। क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता टिन SN द्वारा प्रदर्शित संयोजकताओं का युग्म है। टिन या SN या स्टेनम मेटल है एक, है ना। और क्वेश्चन पूछा है आपसे, द पेयर ऑफ वैलेंसीज एग्जिबिटेड बाय टिन इज। टिन जो है वो कितनी कितनी वैलेंसी या संयोजकता प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 1 and 4, बी ऑप्शन है आपके पास 1 and 2, सी ऑप्शन है आपके पास 2 and 3 और डी ऑप्शन है आपके पास 2 and 4।
वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी, कि आप कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो टिन को पीरियोडिक टेबल में देखो कौन से ग्रुप में आ रहा है, तो टिन ना कार्बन वाले ग्रुप में आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। ट्रिक से याद भी रखते हो आप इस ग्रुप को, ये है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 14, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो टिन इस ग्रुप में आता है। एक ग्रुप में सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। एटॉमिक नंबर नहीं भी पता ना तो भी काम चल जाएगा बड़ी आराम से। कार्बन का सबको पता है, कार्बन 6 नंबर पे है, तो 2 और 4 वैलेंसी कितने, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो टिन के भी लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये 4 तो वैलेंसी बना ही सकता है। 4 वाले ऑप्शन आपके पास 2 हैं, या तो 2 और 4 आंसर आएगा या 1 और 4 आंसर आएगा। और 2 और 4 और 1 और 4 में से करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन। टिन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, मतलब 2 वैलेंसी भी शो करता है, और 4 वैलेंसी भी क्या करता है? शो करता है। तो 2 और 4 वाला ऑप्शन आपका एकदम क्या है? करेक्ट आंसर है। तो टिन 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, वैलेंसी 2 एंड वैलेंसी 4। क्लियर है मामला सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंस्टेड अम्ल H2O और HCl के संयुग्मी क्षार क्रमशः हैं। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड्स H2O एंड HCl आर रिस्पेक्टिवली। इसने कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों के दोनों ब्रोंस्टेड वाले एसिड हैं, और इन ब्रोंस्टेड एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस संयुग्मी क्षार आपको क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है OH- और Cl-। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है H3O+ और Cl-। थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है H3O+ एंड Cl+। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है OH- एंड Cl+। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्जुगेट जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन रिलीज करते हैं और बेस जो है वो प्रोटॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। और इसने कहा है ये एसिड है, एसिड प्रोटॉन H+ क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो H2O अगर H+ रिलीज कर दे तो पीछे क्या बचेगा? OH-। HCl अगर H+ रिलीज कर दे तो पीछे क्या बचेगा? Cl-। और थ्योरी यही तो कहती है कि एसिड H+ रिलीज करता है और जो स्पीशीज बच जाती है दैट इज नोन एज इट्स कॉन्जुगेट बेस। इसका ये क्या होती है? कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार होती है। तो H2O अगर ब्रोंस्टेड एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस H+ रिलीज करने के बाद क्या बचेगा? OH-। OH-। और OH- है कहीं? ये रहा OH-। और अगर HCl ब्रोंस्टेड एसिड है, एसिड H+ देते हैं, H+ रिलीज करने के बाद पीछे बच क्या गया? Cl-। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, Cl-। ये Cl+ गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आएगा। OH- एंड Cl- आर द कॉन्जुगेटेड बेसिस ऑफ H2O एंड HCl। ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। ये थ्योरी कैसे वर्क करती है? H+ या प्रोटॉन डोनेट करने वाले सारे एसिड होते हैं और H+ या प्रोटॉन गेन करने वाले सारे बेस होते हैं। एसिड जब प्रोटॉन डोनेट कर देता है ना तो पीछे बची हुई जो स्पीशीज है दैट इज नोन एज इट्स कॉन्जुगेट बेस। H+ दान करने के बाद बची हुई जो चीजें हैं वो कहलाती है संयुग्मी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। POP का फॉर्मूला सबको पता ही होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 ½ H2O। इस फॉर्मूले को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस सीधा ऑप्शन टिक कर दो, पहला ऑप्शन ही है CaSO4 ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। हो गया ऑप्शन टिक। फिर कुछ बता देता हूँ, और ये मिलता है आपको जिप्सम से। किससे मिलता है? जिप्सम, ZYPSUM, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 में 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इस चीज को अपने बोलते हैं जिप्सम। और कहता अगर जिप्सम को आप 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करो ना तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं 1.5, और आपके पास एक व्हाइट पाउडर फॉर्म मिलता है आपको, जिसको आप बोलते हैं POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाइट वॉश के फॉर्म में, खिलौने बनाने में, है ना, हड्डी टूट जाए तो उसके ऊपर कवर करने में, इन सब चीजों का क्या होता है? यूज होता है। बिल्डिंग मटेरियल में POP प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या आता है?
काम में आता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है ना। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है Cl प्लस में इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Cl माइनस। आपको आइडेंटिफाई करना है 4 ऑप्शंस में से, ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D, कि कौन सा ऑप्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग केमिकल चेंज इज, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, तो उसमें बड़ा सुंदर सा डिफाइन किया है अपनों ने, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो बड़ा आसान पहचान सकते हो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नॉन एज द प्रोसेस ऑक्सीडेशन। अब इन 4 ऑप्शन में यही तो चेक करना है, किससे ऑक्सीजन, किससे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कौन चीज इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस ऑप्शन में देखते ही पता लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा था, ऐड हो गया Cl माइनस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, देखो Mg+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया आपके पास क्या, Mg। सेम प्रोसेस, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही ऑक्सीडेशन होता है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, कहता है MnO4 माइनस प्लस में इलेक्ट्रॉन से बन गया MnO4-2। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड ही तो हो रहा है, -1 चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन लेके -2 चार्ज हो गया। फोर्थ ऑप्शन कहता Fe+2 था आपके पास, वो कन्वर्ट हो गया Fe+3 में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो Fe+2 से Fe+3 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आंसर आ गया डायरेक्ट। पता हो ना आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, तो पलक झपकती हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मतलब हवा वाले क्वेश्चन है ये, तो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही तो आइडेंटिफाई करना है, कौन सी चीज इलेक्ट्रॉन ले रही है, कौन सी चीज इलेक्ट्रॉन दे रही है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नोन एज ऑक्सीडेशन। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको साफ साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो है ना, आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस रखें ना, तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को बड़ी इजीली, बहुत शॉर्ट टाइम में देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमारे चैनल की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखते रहा करो, है ना। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्चुअल बहुत वीडियो आए हुए हैं, सभी को देखोगे ना, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन गिवन है, इन द अबव रिएक्शन व्हाट इज MO मोलिब्डेनम। रिएक्शन गिवन है N2 प्लस में 3H2 मेक्स 2NH3। दिस रिएक्शन इज द फेमस, मोस्ट फेमस रिएक्शन नोन एज हैबर प्रोसेस, है ना। हैबर विधि है किस गैस के निर्माण की, अमोनिया NH3 गैस के निर्माण की, और इससे बनता है यूरिया, जो मोस्ट यूज आता है फील्ड्स के अंदर, खेतों में, फसलों के अंदर बहुत काम में आता है यूरिया, है ना। ये हैबर प्रोसेस। और इसमें पूछा है, इसमें एक कैटलिस्ट लगा रखा है Fe और साथ में लिखा हुआ है MO। आयरन Fe इसमें कैटलिस्ट है और यहाँ लिखा हुआ है MO। और क्वेश्चन पूछा है इस अभिक्रिया में MO मोलिब्डेनम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर, क्या ये उत्प्रेरक वर्धक है, कैटलिस्ट पॉइजन, क्या ये उत्प्रेरक विष है, इज इट बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक है, या ये स्वतः उत्प्रेरक है, ऑटो कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट की टाइप पूछी है तो साफ साफ अगर आपने रिएक्शन पढ़ी है तो बता सकते हो, आयरन इसमें होता है उत्प्रेरक, एक टाइप का कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और कैटलिस्ट की स्पीड पे जो चीज इफेक्ट डालती है, मोलिब्डेनम ना इस रिएक्शन में आयरन की स्पीड को इंक्रीज करने का काम करता है, ये होता है कैटलिस्ट प्रमोटर, उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में भी क्या करता है, इंक्रीज, वृद्धि कर देता है। मतलब आयरन तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है और मोलिब्डेनम इसमें क्या कर रहा है, आयरन की स्पीड को ही क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही आएगा, कैटलिस्ट प्रमोटर या फिर उत्प्रेरक वर्धक। बट 4 ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है कैटलिस्ट प्रमोटर, जिसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर दे, है ना। कैटलिस्ट तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसकी स्पीड तेज कर रहा है। और कैटलिस्ट प्रमोटर, उत्प्रेरक वर्धक वो है जो इस कैटलिस्ट की स्पीड को तेज करता है। जैसे MO मोलिब्डेनम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रमोटर है। सेकंड ऑप्शन है कैटलिस्ट पॉइजन, क्या है, कैटलिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक विष।
ऐसे कोई एलिमेंट डाल दें जो इस कैटलिस्ट की स्पीड को कम कर दे, दैट इज नोन एज कैटलिस्ट पॉइजन। अगर इसी रिएक्शन में मोलिब्डेनम की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए भी किसी एटमॉस्फेयर से कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन से अटैच हो जाती है, आयरन को इस रिएक्शन में काम नहीं करने देती, रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है, बिकॉज आयरन की स्पीड स्लो हो जाती है। तो जो कैटलिस्ट को डिक्रीज कर दे, उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दे, वो होता है कैटलिस्ट पॉइजन। तीसरा ऑप्शन है बायो कैटलिस्ट। क्या है? बायो कैटलिस्ट, जिसको हिंदी में बोल देते हैं अपने जैव उत्प्रेरक। ऐसा कोई कैटलिस्ट जो लिविंग थिंग्स के अंदर कैटलिसिस का काम कर रहा है ना, सजीव प्राणियों में जो किसी रिएक्शन को कैटलिस्ट उत्प्रेरित करने का काम करता है, वो सारे होते हैं बायो कैटलिस्ट। एंजाइम जितने भी प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम, वो सारे के सारे एज ए बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं? वर्क करते हैं। और फोर्थ वन ऑप्शन है सेल्फ कैटलिस्ट, स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट ऐसा कोई कैटलिस्ट या ऐसा कोई उत्प्रेरक जिसको बाहर से डालने की लोड़ नहीं है, अपने आप ही रिएक्शन में बन जाता है। मतलब ये रिएक्शन हो रही है ना जैसे, और इसमें प्रोडक्ट बना है NH3, ये अमोनिया ही इसमें एज ए कैटलिस्ट काम कर दे, इसमें तो नहीं करती और रिएक्शंस में करती है। तो अगर रिएक्शन में बाहर से कोई कैटलिस्ट ना डालना पड़े, रिएक्शन वाली चीजें ही कैटलिस्ट की तरह काम करें, तो दैट इज नोन एज सेल्फ कैटलिस्ट। देखो एक एक क्वेश्चन में अपने 4-4, 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्लीट, 4 ऑप्शन से ना 8 नए क्वेश्चन करते हैं, बनते हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर्स को कंप्लीटली थोरोली सॉल्व कर लो ना, तो आपको इतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना सीख सकते हो। यही तो ट्रिक है पेपर अटेम्प्ट करने की, कि आपको पेपर में टेंशन को कैसे बियर करना है, चारों ऑप्शंस में से कैसे फटाफट सेलेक्ट करना है। लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने बहुत जरूरी हैं, वही हम आपको करवा रहे हैं। इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखोगे ना, तो आपकी वैसी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज। पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डायरेक्ट देखते ही टिक होता है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्वेश्चन तो हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते क्या हैं, है ना। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, कब? जब वो किसी के साथ बॉन्डेड है। जैसे मैं बात करूं सिंपल मॉलिक्यूल H2 हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दोनों शेयर्ड है। ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, ये वाला हाइड्रोजन भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। बट कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बता सकते हो? दोनों की पावर सेम है, ये जितनी फोर्स लगा रहा है ये भी उतनी फोर्स लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं यहाँ पे लगा दूं क्लोरीन, क्या लगा दूं? क्लोरीन, तो क्लोरीन ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है ना। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। इधर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा और इधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की जो पावर टेंडेंसी होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे ज्यादा ये पावर किसके पास होती है? फ्लोरीन के पास। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4.0, पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम, है ना। तो ये ऑप्शन डायरेक्ट देखते ही क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन 12, है ना। क्वेश्चन में दिया है आपको फ्रियोन 12, फ्रियोन 012, इसका पूछा है फॉर्मूला आपसे। क्या पूछा है? फॉर्मूला। फ्रियोन 012 का फॉर्मूला क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है CFCl3, दूसरा ऑप्शन है आपके पास C2F2Cl4, तीसरा ऑप्शन है आपके पास CF2Cl2 और चौथा ऑप्शन है आपके पास C2F3Cl3। और इसमें से पूछा है फ्रियोन 12 का फॉर्मूला क्या है। तो फ्रियोन 12 का जो फॉर्मूला है वो अगर आपको कंसेप्ट पता है ये वाला, तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। ये होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये होती है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं? 2। तो देखो किस ऑप्शन में 2 फ्लोरीन है? 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। तो 2 फ्लोरीन वाले 2 ऑप्शन है आपके पास, ये वाला
और ये वाला, इनमें से कोई आंसर आएगा। ये दो तो देखते ही कैंसिल हो गए। फिर चेक कर लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में ना एक कम करके यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे है 0, तो मतलब कार्बन एटम थे 1, इसमें कार्बन 1 है, इसमें 2 है, मतलब ये वाला ऑप्शन टिक हो गया। आपका आंसर आएगा CF2Cl2। क्वेश्चन सॉल्व्ड। लेकिन किसी फ्रीऑन का फॉर्मूला लिखते कैसे हैं वो भी सीख लेते हैं अपने। फ्रीऑन का फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो उसमें 3 डिजिट्स लिखी होती हैं फ्रीऑन, उसके बाद यहाँ पे लिखी होती है पहली डिजिट, यहाँ लिखी होती है दूसरी डिजिट, यहाँ लिखी होती है तीसरी डिजिट। पहली डिजिट क्या होती है हमेशा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 0 फिर 1 और फिर 2, यह ना नंबर ऑफ एटम्स को बताती है फ्रीऑन में। फ्रीऑन आर द क्लोरोफ्लोरो कार्बन, है ना। कार्बन का क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ बनने वाला जो कंपाउंड होता है उन गैसेस को अपने बोलते हैं फ्रीऑन कंपाउंड्स। इसमें नंबर लिखे होते हैं 3 फॉर्मूला बताने के लिए। पहला जो नंबर लिखा होता है ना वो लिखते हैं कार्बन एटम्स से एक कम, कि फॉर्मूले में जितने भी कार्बन एटम है ना उनसे एक डिजिट कर दो कम। जैसे इधर लिखा हुआ है कितना 0 किस में से एक कम करके आता है 1 में से, मतलब कार्बन के एटम आपके पास कितने थे 1 कार्बन के एटम्स थे, 1 में से 1 कम कर दिया तो आंसर कितना आ गया आपके पास 0। सेकंड नंबर पे जो डिजिट लिखते हैं वो लिखते हैं हाइड्रोजन एटम्स से एक ज़्यादा, कि फॉर्मूले में हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं उससे एक नंबर यहाँ पे क्या लिखना है ज़्यादा। जैसे आपका फॉर्मूला था CF2Cl2, इसमें हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, देखो हाइड्रोजन एटम 0 से एक ज़्यादा कितना हो जाता है 1। और थर्ड नंबर पे जो डिजिट आती है वो आती है फ्लोरीन एटम्स की। सीधे सीधे आते हैं कि फ्लोरीन के एटम्स कितने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, मतलब फॉर्मूले में फ्लोरीन के एटम कितने होंगे 2। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4, उसमें से फ्लोरीन एटम्स कितने हैं 2 हैं, फ्लोरीन एटम्स 2 हैं, तो 2 फ्लोरीन लगा दो आप, एक फ्लोरीन यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ पे। हाइड्रोजन एटम्स के लिए एक रकम लिखी हुई है और हाइड्रोजन एटम से एक ही ज़्यादा लिखते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, और कार्बन एटम एक ही है, ये कार्बन एटम 2 वैलेंसी बच गई, मतलब उन दो जगह क्या आएगा क्लोरीन। तो फॉर्मूला बन गया CF2Cl2। मामला क्लियर हुआ। 3 डिजिट्स लिखी होती है, ध्यान रखना। पहली डिजिट में क्या लिखा होता है, जितने फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उससे एक कम करके लिखते हैं। दूसरी डिजिट में जितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उससे एक ज़्यादा करके लिखते हैं किसी भी फ्रीऑन के फॉर्मूले में। और तीसरी डिजिट में नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स को लिखा जाता है। क्लियर है। क्लोरीन एटम्स आप बाद में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम का 2019-20 वाले का, कि टेरिलीन बहुलक की एकलक इकाइयां हैं। द मोनोमर यूनिट्स, एकलक इकाइयां मोनोमर यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर टेरिलीन, है ना। एक पॉलीमर दे रखा है आपको, पॉलीमर कौन सा है टेरिलीन, और कहता है इसकी मोनोमर यूनिट किस किस से मिलके टेरिलीन बनता है। 4 ऑप्शन है, टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, एडिपिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, टरथैलिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो इसका करेक्ट आंसर है, याद भी रख सकते हो, टेरिलीन टी से होता है इसलिए इसमें टरथैलिक एसिड आएगा। टरथैलिक एसिड प्लस में लगता है इथाइलिन ग्लाइकोल। बस ये 2 फॉर्मूले आपको ना मोनोमर यूनिट याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कौन से पॉलीमर किस किस से मिलके बनते हैं। जैसे H2O किस से मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। CO2 किस से मिलके बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन से। वैसे ही टेरिलीन जो बनता है वो किस किस से मिलके बनता है, टरथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल कंबाइंस कंडेंस टू ईच अदर एंड फॉर्म टेरिलीन। I hope that you get clear explanation about all the concepts of these question, है ना। आराम से सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी कमेंट आप डाउटफुल जो कमेंट आपको लगता है भी कोई चीज़ कंसेप्ट समझ नहीं आया तो डाउट में वो कमेंट सेक्शन में आप डाउट डाल सकते हैं, हम पूरा रिप्लाई करेंगे उसका। और इसी टाइप की और कंसेप्चुअल वीडियोस लास्ट ईयर के पेपर की वीडियोस को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।